नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सरकारी फैसले पे बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, इसने ना ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में समझिए एक तरह से भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। ये जो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है। ये वाकई एक बड़ा कदम है। निश्चित रूप से। और इस विधेयक का जो सीधा निशाना है वो उन ऑनलाइन गेम्स पर है जिनमें पैसों का मतलब सीधा लेन देन होता है। अच्छा, रियल मनी गेम्स जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल, रियल मनी गेम्स। सरकार असल में इन पर पाबंदी लगाना चाह रही है। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में ये ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो आज की हमारी ये खास बातचीत हम इसी के इर्द गिर्द रखेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस नए कानून में खास बातें क्या हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कि इसका असर क्या होगा गेमिंग इंडस्ट्री पर, खेलने वालों पर, विज्ञापन की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों, है ना। सरकार का ये जो सख्त रवैया है, इसके पीछे कारण क्या थे। मतलब कौन सी चिंताएं थी जो इतनी बड़ी हो गईं कि सरकार को इंडस्ट्री के विरोध के बावजूद ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि खबरें तो लगातार आ रही थी, सही कह रही हैं आप। ये जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं, इनसे जुड़ी कई सामाजिक दिक्कतें थी जो सामने आ रही थी। हाँ। जैसे लोगों में इसकी लत लगना, फिर परिवारों का आर्थिक रूप से मतलब बिल्कुल तबाह हो जाना। हाँ, और फिर डिप्रेशन और दुखद रूप से आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही थीं। ये सब तो हेडलाइंस बन रही थीं। बिल्कुल, और आंकड़े भी शायद यही बताते हैं। क्या की 32 सिर्फ एक राज्य में। हाँ, और तमिलनाडु से भी रिपोर्ट्स थीं कि लगभग 20% स्कूली बच्चे इन गेम्स में बुरी तरह उलझ गए थे। 20%। जी, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। जून 2025 और इसी साल जनवरी की कई खबरें भी इसी तरह की दुखद घटनाओं को बता रही थीं। ये तो वाकई बहुत परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और खेलने वालों की संख्या भी तो भारत में बहुत है। बहुत ज्यादा। करीब 45 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं भारत में। 45 करोड़। हाँ, और ये इंडस्ट्री भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। करीब 11% CAGR यानी सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही थी। 11%? मतलब हर साल लगभग 11% की रफ्तार से ये और बड़ी हो रही थी। बिल्कुल। तो ऐसे में ये समस्याएं और गंभीर हो सकती थी आगे चलकर। हाँ, और कुछ एक्सपर्ट्स तो इसकी लत की तुलना ड्रग्स की लत से भी कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ बिल्कुल कर रहे थे। और एक बड़ी चिंता ये भी उभर रही थी कि खासकर जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो शायद थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने की उम्मीद में इन गेम्स की तरफ खिंच जाता है, वो अनजाने में एक बड़े वित्तीय जाल में फंसता जा रहा था। और ये एक चक्रव्यूह जैसा बन जाता होगा, पैसा हारना, फिर उसे वापस जीतने के लिए और पैसा लगाना। बिल्कुल। और पैसा कहाँ से आएगा, फिर कर्ज लेना, और कई मामलों में तो लोग अपनी जमीन जायदाद तक बेच रहे थे। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो कुछ लोग, जैसा हमने देखा, बहुत ही दुखद और गलत कदम उठा लेते थे। तो क्या सरकार ने इससे पहले कुछ रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की थी, एकदम से बैन? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। बीच में सरकार ने, आपको याद होगा, इन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST लगाया था। हाँ, वो काफी चर्चा में था। और जो लोग जीतते थे उनकी कमाई पर भी 30% टैक्स का प्रावधान किया था। तो शायद ये एक कोशिश थी कि इन गेम्स को थोड़ा कम आकर्षक बनाया जाए, या कम से कम सरकारी खजाने में कुछ रेवेन्यू आए। हाँ, मतलब रेगुलेट करने की कोशिश तो थी, और रेवेन्यू भी तो अच्छा खासा आ रहा था सरकार को। मैंने सुना करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना टैक्स इन गेम से। हाँ, यही तो दुविधा थी सरकार के सामने। एक तरफ हजारों करोड़ का टैक्स रेवेन्यू, एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री जिसमें बाहर से निवेश भी आ रहा था, FDI जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ समाज पर, खासकर युवाओं पर, कमजोर आय वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले इतने गंभीर नकारात्मक असर। तो रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि काफी सोच विचार के बाद सरकार ने आखिरकार नागरिकों की भलाई को रेवेन्यू और इंडस्ट्री के विकास से ऊपर रखा। तो ये एक तरह से सरकार की प्राथमिकता तय हो। ठीक है, तो ये वजहें तो समझ आती हैं। अब थोड़ा इस बिल के अंदर क्या है वो समझते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब हर तरह का ऑनलाइन गेम बंद हो जाएगा, जैसे बच्चे जो खेलते हैं फोन पर, वो सब भी? नहीं, यहीं पे एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। ये जो कानून है, ये साफ तौर पर रियल मनी गेम्स को टारगेट करता है। ओके। यानी वो गेम्स जिनमें जीतने के लिए या खेलने के लिए आप सीधे तौर पर पैसा लगाते हैं। जैसे ऑनलाइन रमी हो गया, पोकर है, या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स वाली एप्स हैं जैसे ड्रीम 11 और इस तरह की दूसरी एप्स, इन पर पाबंदी लगेगी। अच्छा, तो फिर चलेगा क्या?
किस तरह के गेम्स को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, बिल जो है वो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करता है। ई स्पोर्ट्स मतलब? ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। इनमें खिलाड़ियों का स्किल, उनकी स्ट्रैटेजी, टीम वर्क, ये सब देखा जाता है। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, BGMI है, फ्री फायर, GTA जैसे पॉपुलर गेम्स हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, तो इनमें आप सीधे पैसा लगाकर जुआ नहीं खेलते। इसके अलावा वो सारे गेम्स जो सोशल मकसद से बने हैं, या एजुकेशनल हैं या कल्चरल हैं, और जिनमें पैसे का लेन देन या सट्टेबाजी नहीं है, उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, तो मेन फोकस उन गेम्स पर है जिनमें प्लेयर सीधा अपनी UPI से या कार्ड से, वॉलेट से पैसा डालता है खेलने के लिए? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जिन गेम्स में खेलने या दांव लगाने के लिए आप सीधे अपनी जेब से पैसा डाल रहे हैं, वो इस कानून के दायरे में आएंगे। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि जो लोग इन गेम्स को खेलते हैं, यानी प्लेयर्स, हाँ, उन पर किसी तरह की सजा का प्रावधान इस बिल में नहीं है। अच्छा, ये तो खेलने वालों के लिए एक बड़ी राहत की बात हुई। हाँ, लेकिन फिर सजा किसके लिए? उन लोगों का क्या जो उनका प्रचार करते थे? हमने तो देखा है बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स, इन्फ्लुएंसर सब इनका ऐड करते थे। उनके लिए ये कानून काफी सख्त है, बहुत सख्त। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बैन किए गए रियल मनी गेम्स का प्रचार करता हुआ पाया जाता है या उन्हें खेलने के लिए ऑफर करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भी। बाप रे, 1 करोड़ का जुर्माना? ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। और जो कंपनियां या प्लेटफॉर्म्स इनके विज्ञापन चलाते थे अपनी वेबसाइट या ऐप पर, उनके लिए भी सजा है। ऐसे विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 50 लाख? हाँ, मतलब सरकार सिर्फ गेम चलाने वालों पर नहीं, बल्कि उनका जो पूरा प्रचार का इकोसिस्टम था उस पर भी नकेल कसना चाहती है। लेकिन ये तय कैसे होगा कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है और कौन सा नहीं? कई बार तो ये स्किल और चांस वाली बहस चलती रहती है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। तो इसके लिए बिल में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब एक नियामक संस्था बनाने का प्रावधान है। अच्छा, एक बॉडी बनेगी? हाँ, एक अथॉरिटी बनेगी और यही अथॉरिटी तय करेगी कि कोई खास गेम इस कानून के दायरे में आता है या नहीं, मतलब उसे रियल मनी गेम माना जाएगा या स्किल बेस्ड गेम या कुछ और। नियम बनाने और उन्हें लागू करवाने की पावर इसी अथॉरिटी के पास होगी। चलिए, कानून की मोटी-मोटी बातें तो समझ आ गईं, अब इसके असर पर आते हैं। जैसे ये खबर आई, शेयर बाजार पर क्या हुआ? जो लिस्टेड गेमिंग कंपनियां हैं। असर तो देखिए तुरंत हुआ और काफी गहरा हुआ। शेयर बाजार में जो लिस्टेड गेमिंग कंपनियां हैं, जैसे नजारा टेक्नोलॉजीज है, डेल्टा कॉर्पोरेशन है, ऑन मोबाइल ग्लोबल है। हाँ, इनके नाम सुने। हाँ, तो इनके शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। जानकारी के मुताबिक नजारा टेक का शेयर तो खबर आने के बाद कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में 18% तक नीचे चला गया। 18%? जी, ये दिखाता है कि बाजार ने इस खबर को कितना नेगेटिव लिया। जाहिर है, इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। भारत में तो बहुत सारे गेमिंग स्टार्टअप्स भी आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। एक अनुमान है कि भारत में करीब 400 गेमिंग स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और बात सिर्फ स्टार्टअप्स की नहीं है। इस इंडस्ट्री में 25,000 करोड़ से ज्यादा का FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आ चुका था। 25,000 करोड़? हाँ, और ये FDI सिर्फ पैसा नहीं लाता, ये नई टेक्नोलॉजी लाता है, रोजगार पैदा करता है। तो इस फैसले का असर काफी दूर तक जाएगा। तो इंडस्ट्री ने क्या कहा? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? क्या उन्होंने सरकार के तर्क मान लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं माने। इंडस्ट्री की तरफ से इसका जोरदार विरोध हुआ है। उनका जो मेन तर्क है वो ये है कि सरकार को प्रोग्रेसिव रेगुलेशन अपनाना चाहिए था, ना कि ब्लैंकेट बैन। प्रोग्रेसिव रेगुलेशन मतलब? मतलब उनका कहना है कि धीरे धीरे नियम बनाते, सोच समझकर बनाते, शायद टैक्स रेट एडजस्ट करते या खेलने वालों के लिए कोई लिमिट तय करते, जिससे इंडस्ट्री को भी अपने बिजनेस मॉडल बदलने का थोड़ा वक्त मिलता। उनका कहना है कि जब वो 28% GST और 30% TDS देने को तैयार थे, तो फिर ये एकदम से बैन क्यों? लेकिन क्या इंडस्ट्री का ये प्रोग्रेसिव रेगुलेशन वाला तर्क सिर्फ अपने फायदे वाले बिजनेस मॉडल को बचाने की कोशिश नहीं थी, खासकर जब सामाजिक नुकसान के इतने सबूत थे? देखिए, ये एक बहस का मुद्दा है। इंडस्ट्री का दावा तो यही है कि वो जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार थे और नियमों का पालन भी करते। दूसरी तरफ शायद सरकार को लगा कि ये गेम्स का जो नेचर है वो असल में जुआ ही है और रेगुलेशन से भी नुकसान रोकना मुश्किल होगा।
इंडस्ट्री ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी की। सुनने में आया है कि गेमिंग कंपनियों के एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस फैसले पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। अच्छा। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ऐसी अटकलें भी थी कि शायद क्योंकि जय शाह बीसीसीआई से जुड़े हैं और गृह मंत्री के बेटे हैं, तो इंडस्ट्री ने शायद ये रास्ता चुना हो, ये सोचकर कि आईपीएल जैसे इवेंट्स पर जो असर पड़ेगा उसका हवाला देकर शायद कुछ राहत मिल जाए। पर ये सब अटकलें ही हैं। इंडस्ट्री रोजगार के नुकसान की भी बात कर रही थी शायद। बिल्कुल कर रही है। इंडस्ट्री का दावा है कि इस सेक्टर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 2 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। 2 लाख? हाँ, उनका कहना है कि इस बैन से इन नौकरियों पर सीधा खतरा है। ये भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण है। और विज्ञापनों की दुनिया का क्या? आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स, वहां तो ये गेमिंग कंपनियां बहुत बड़ी स्पॉन्सर होती थी। असर तो बहुत बड़ा होगा। जैसा हमने पहले बात की, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज अब इन गेम्स को प्रमोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सजा इतनी सख्त है प्रमोटर्स के लिए। हाँ, 1 करोड़ का फाइन था। बिल्कुल। तो इससे न सिर्फ सेलिब्रिटीज की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के रेवेन्यू पर भी पक्का नेगेटिव असर पड़ेगा। ये कंपनियां विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप पर बहुत पैसा खर्च करती थीं। तो अब इन रियल मनी गेमिंग कंपनियों के पास रास्ता क्या बचता है? क्या वो अपना बिजनेस मॉडल बदल सकती हैं? एक संभावना ये है कि ये कंपनियां पूरी तरह से विज्ञापन आधारित रेवेन्यू मॉडल पर चली जाएं। अच्छा, जैसे फ्री गेम्स होते हैं या यूट्यूब? हाँ बिल्कुल, जैसे बहुत सारे फ्री टू प्ले गेम्स करते हैं, या जैसे यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स विज्ञापनों से कमाते हैं। मतलब लोग गेम मुफ्त में खेलें और कंपनी बीच बीच में ऐड दिखाकर पैसा कमाए। लेकिन क्या इससे उतनी कमाई हो पाएगी जितनी रियल मनी गेमिंग से होती थी? एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि शायद नहीं। जो एड रेवेन्यू होता है यानी विज्ञापन से कमाई, वो आमतौर पर उस कमाई से काफी कम होती है जो सीधे यूजर्स से रियल मनी के तौर पर आती है। और एक और मुश्किल ये है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो शायद इन रियल मनी गेमिंग ऐप्स को अपने स्टोर से हटा ही दें अगर वो नए कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनकी पहुंच और कम हो जाएगी। इंडस्ट्री ने तो अपने लिए बड़े लक्ष्य भी रखे होंगे आने वाले सालों के लिए। हाँ, रखे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री का लक्ष्य था कि 2029 तक वो 80,000 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। 80,000 करोड़? जी, जाहिर है इस नए कानून के बाद उस बड़े लक्ष्य पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य टेकअवे क्या है? मतलब क्या बदल रहा है? संक्षेप में कहें तो सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है। अब जोर पैसे वाले गेम्स पर नहीं रहेगा, बल्कि स्किल बेस्ड ई स्पोर्ट्स और सुरक्षित ऑनलाइन मनोरंजन पर होगा। और ये दिखाता है कि सरकार ने भारी भरकम टैक्स रेवेन्यू और इंडस्ट्री के इतने दबाव के बावजूद आखिर में नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने का फैसला किया। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। ये वाकई एक निर्णायक मोड़ लगता है। इसके असर तो शायद आने वाले समय में और साफ होंगे। हाँ बिल्कुल, और ये हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है। हाँ, ये देखते हुए कि इस इंडस्ट्री से इतना बड़ा रेवेन्यू और रोजगार जुड़ा था और कुछ खेलों में स्किल यानी कौशल का तर्क भी दिया जाता है, तो क्या इस तरह का जो ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, इससे गेमिंग के पूरे क्षेत्र में नए विचारों और इनोवेशन पर अंकुश लगने का खतरा है, या फिर समाज के एक बड़े और शायद कमजोर वर्ग को संभावित नुकसान से बचाने के लिए ये एक जरूरी और कड़ा कदम था? इस संतुलन पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सीधा नहीं है और इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत Join धन्यवाद। us as we go beyond the book, exploring the wisdom within. Subscribe for deeper dives.